जी, मैं सवाल यहाँ पे जोड़ रही हूँ सर कि उत्तराखंड में भी ड्राफ्ट तैयार किया गया, तो उत्तराखंड चूंकि पहाड़ी इलाका है, वहां की चुनौतियां डिफरेंट है, वहां पे जो समीकरण है डिफरेंट है, झारखंड का बिल्कुल अलग है, तो राज्य दर राज्य जो कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो बदल जाती हैं। झारखंड में आपको क्या लग रहा है कि कुछ दिक्कत बढ़ेगी या कैसी कौन सी चीजें ऐसी होंगी जिसका ध्यान रखना ज्यादा जरूरी बन जाएगा सरकार के लिए, अगर कुछ ऐसा प्लान करती है तो? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड में मुख्य रूप से क्या चीज़ें हैं? मुख्य रूप से ये होता है कि शादियाँ कितनी होंगी, बच्चे कितने होंगे, या जो मेंटेनेंस है उनको मेंटेनेंस कैसे दिया जाएगा। जहाँ तक धार्मिक आस्था का सवाल है उससे यूसीसी से कोई मतलब नहीं होता। जो एसटी वर्ग है, आदिवासी वर्ग है, उनकी जैसे अभी मैंने आपसे कहा था, एक सभ्यता और संस्कृति है और उसको अलग रखना ज़रूरी है। या पहाड़ों पर जो हिल डिस्ट्रिक्ट हैं, उत्तराखंड में हो, हिमाचल में हो, या और भी बहुत जगह हैं, दार्जिलिंग है या लद्दाख है, जहाँ की अपनी एक स्पेशल सभ्यता और संस्कृति चली आ रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का पर्पज़ बड़ा साफ है कि देश में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है और एक धर्म विशेष की जनसंख्या बढ़ रही है, वो रुकनी है। केवल पर्पज़ ये है, इससे ज़्यादा पर्पज़ कभी किसी के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने का नहीं हो सकता है। और एक वर्ग की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, 4 शादियाँ, 44 बच्चे, इसके बाद जहाँ 2% है आज वहाँ 42% है। इससे पूरे देश की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और ये बड़ा ही चुनौतीपूर्ण मामला है और सरकार को इस जो जनसंख्या एक वर्ग विशेष की बढ़ रही है उसको रोकने के लिए काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, और शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए शंकर जैन जी। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि भी चुनाव चूंकि वहां पर होने हैं, चुनाव के बाद यहां पर जिस तरीके से माहौल बदल रहा है और अभी चुनाव में बहुत बड़ी बड़ी बातें, वादे अभी जेएमएम की ओर से भी निकल के सामने आएंगे। इस बीच यूसीसी को लेकर जो बीजेपी ने बड़ी बात कही, इस पे जो रिएक्शंस हैं जेएमएम की ओर से वो भी निकल के सामने आ रहे हैं। हालांकि देखना यह होगा कि यूसीसी का ये जो मुद्दा है वो चुनाव में कितना असर दिखाता है और इस मुद्दे को लेकर के पब्लिक, जो जनता है, जो वोटर है, वो यहां पे किस तरीके से रिएक्ट करती है और क्या सहमति की मुहर लगाती है, इस पर ये देखना होगा अपने आप में। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं यहां पर जिस तरीके से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर, जिसको लेकर जो सियासत है वो गरमाई हुई है, क्योंकि जमीयते उलेमा हिंद के जो अध्यक्ष है अरशद मदनी जी, उनकी ओर से बड़ा बयान दिया गया और एक बार फिर से मुसलमानों को भड़काने का काम किया गया। उन्होंने साफ साफ ये कहा कि जो वक्फ संशोधन बिल है वो साजिश है, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा करने के जैसा है और उनकी ओर से यह भी कहा गया कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज है वो एकजुट हो और उनके पक्ष में, उनके समर्थन में अपनी आवाज को बुलंद करें। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। वक्फ बिल का विरोध, एक हो रही मुस्लिम फोर्स। मौलाना का पावर शो, वक्फ के नाम पर प्रयोग शुरू। एंटी मोदी प्रोग्राम, मौलाना को सौंपा का। जमीयत का समर्थन फुल, ऐसे में 99 तक पहुंचे राहुल। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ी बात कह चुके हैं। कहता है अगर किसी वक्फ जमीन या मस्जिद या किसी भी चीज के कागजात वक्फ के नहीं आए उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। कौन 500 साल पुराने कागजात ला करके पेश कर देगा? कानून ये था कि जो मस्जिद बनी है, जो वक्फ पर बनती है वो वक्फ है। आपको क्या दर्द है? क्या आप उस वक्फ को खत्म करते हैं? इसका मतलब है मुसलमानों की जमीन को हड़प करना चाहते हो। वक्फ बिल के विरोध में सम्मेलन तो अगले महीने होगा, लेकिन मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ संशोधन बिल के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का काम अभी से शुरू कर दिया है। मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं कि जान दे देंगे, लेकिन वक्फ बिल में संशोधन कतई मंजूर नहीं करेंगे। इस तस्वीर को आप पेश कर रहे हैं, यह तस्वीर सेकुलर दस्तूर की तस्वीर नहीं है। हमारा आज का ये कन्वेंशन
सेकुलर दस्तूर की हिफाजत के लिए। कहाँ है जी? क्या कर रहे हो? इस मुल्क को, मुल्क में रहने वालों के लिए जहन्नम बना रहे हो। जमीयत उलमा इसको कबूल नहीं करती। हम तो कह रहे हैं इस बात को, किसी की जबान उठती हो या न उठती हो, लेकिन हम कहते हैं कि जो हो रहा है वो मुल्क को आग लगाने के लिए, दस्तूर को आग लगाने के लिए हो रहा है। जमीयत उलमा इसे कबूल नहीं करेगी। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैफुल्लाह रहमानी ने वक्फ बोर्ड संशोधन को एक खतरनाक साजिश बता दिया है। मौलाना अरशद मदनी चाहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमान जो लड़ाई छेड़ने वाले हैं उसमें मोदी सरकार के मंत्री और सहयोगी दल भी शामिल हो जाएं। मौलाना अरशद मदनी ने तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से भी अपील की कि वो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जमीयत उलेमाए हिंद का साथ दें। ये तो वही बात हुई कि आग लगी नहीं, धुआं उठने लगा। ये बात मौलाना अरशद मदनी और वक्फ संशोधन बिल का विरोध करने वालों पर एकदम फिट बैठती है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल अभी आया नहीं, जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी नहीं, लेकिन मौलाना अभी से हाय तौबा मचाने में जुट गए हैं। वक्फ बिल मुसलमानों की जमीन छीन लेगा, जबकि सरकार लगातार ये कह रही है कि वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ कतई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें मारपीट की तस्वीर को देख के आप भी हैरान रह जाएंगे। कहीं पर कुछ ऐसा हुआ जहां पे लोग बर्थडे के मौके पे खाना खाने गए थे, मार खा के वापस लौटे, तो कहीं पर छुहारे के नाम पर लोग दूसरे की जान के दुश्मन बन गए और जम के मारपीट हुई, तोड़फोड़ भी हुई। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। खाना खाने आए थे लेकिन मार खाकर गए। दो गुटों के बीच मारपीट। एक दूसरे पर की लात घूंसों की बौछार। मारपीट का ये वीडियो बिजनौर से सामने आया है, जहां होटल में खाना खा रहे युवकों के दो गुटों के बीच पहले किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और फिर यही कहासुनी मारपीट में बदल गई। किसी ने लात घूंसे बरसाए, किसी ने कुर्सी उठाकर वार किया, तो किसी ने सीधे जमीन पर लेटा लेटा कर पीटा। आए थे बर्थडे मनाने, लेकिन सभी मार खाकर गए। इस दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि एक युवक का जन्मदिन था और वो अपने दोस्तों के साथ होटल पर गया था। वहां पर पहले से ही कुछ युवक खाना खा रहे थे, तभी लड़कों के इन गुटों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और फिर क्या था, जमकर मारपीट होने लगी। हालांकि पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर कार्रवाई तेज कर दी है। और कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। हाल में ही कुछ दिनों पहले संभल से भी कुछ ऐसी घटना सामने आई थी, जहां निकाह के छुहारे बांटने की रस्म चल रही थी। इस दौरान छुहारे के लिए ऐसी लूट मची कि सिर्फ छुहारों के लिए लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। कुर्सियां तोड़ डाली, एक दूसरे को जमीन पर लिटा कर पीटा। इससे भी मन नहीं भरा तो लाठी डंडों से भी हमला कर दिया। बात सिर्फ इतनी सी थी कि निकाह में छुहारे बांटने की रस्म चल रही थी। इतने में किसी ने छुहारे के पैकेट में हाथ डाल दिया। बस फिर क्या था, शादी के रंग में भंग पड़ गया। शादी में आए मेहमान आपस में ऐसे भिड़े कि कुर्सी और लात घूंसे चल पड़े। इस दौरान मैरिज हॉल में कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। जब मामला बढ़ा तो बात पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई। पुलिस ने किसी तरह से जिम्मेदार लोगों को बैठाकर दोनों पक्षों में समझौता करा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात एक ऐसे नारे की जिसको लेके पूरे देश में अब चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन इस नारे की गूंज अब देश भर में सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस नारे को अब साधु संत भी जोर शोर से उठा रहे हैं, जिसमें एक और नाम है बाबा बागेश्वर का। वीरेंद्र शास्त्री ने भी इस नारे का समर्थन किया है और एक साथ लाखों करोड़ों हिंदुओं को एकजुट रहने की अपील की है और यह भी कहा है कि भूल से भी हिंदुओं को जाति में नहीं बंटना है। क्या कुछ कहा गया उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको।
गुरुजी, आप सनातन एकता यात्रा निकालने वाले हैं, लेकिन यदि हम हिंदू समाज की देखें, बार बार ये भी प्रश्न उठा है कि हिंदू जातियों में बांटे हुए हैं, आप उनके बीच में एकता किस तरह से डालेंगे? पूर्व समय में भी जातियां थी पर जातिवाद नहीं था। वर्तमान समय में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ पश्चिमी देशों के लोगों ने प्रायोजित तरीके से, कुछ मजहब के लोगों ने षड्यंत्र